नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज से हम करने जा रहे हैं हमारी जो कि पोम है, पोएट्री जो भी हमारा सेक्शन है उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर्स कर लिए हैं और आप में से जो भी बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपको राइटिंग आंसर लिखना आ जाएगा। और यहां से यानी आज से हम जो पोएट्री सेक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। इंपॉर्टेंस बताने से क्या हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ अगर इस सेक्शन में से कुछ भी आएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, हम कुछ ना कुछ करके आ जाएंगे। साथ ही साथ यहां से मैंने वो सारी चीजें वो सारी चीजें ली हैं जो आपके बोर्ड में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके किसी बोर्ड में पूछा जाता है इसका राइमिंग स्कीम बताओ, तो हमने वो भी लिया है। इसी के साथ साथ क्या पूछा जाता है, इसी के साथ साथ सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, हम वो भी करेंगे। साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट आते हैं और उनसे रिलेटेड आंसर्स लिखने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो भी हम करेंगे। प्लस उस एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, किसी बोर्ड में एमसीक्यूज बेस्ड पूछा जाता है तो किसी में डिस्क्रिप्टिव आंसर में पूछा जाता है, तो हम वो भी करेंगे। तो कुल मिला के आपका पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं पैकेज बन के मिल जाएगा आपको। और अगर आपने एक पोम अच्छे से समझ ली, अच्छे से लेक्चर को देख लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो पोएटिक डिवाइस वाला जितना भी पोर्शन है वो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा फिर। तो सभी बोर्ड्स के बच्चे जो जिस किसी के भी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उनके सिलेबस में आती है, आप सभी को ये लेक्चर देखना है ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि एक पोम हो गई तो उससे रिलेटेड सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूं कि आप इस सेक्शन को अगर अच्छे से कर लेते हो, पोम के सेक्शन को, तो पोम से रिलेटेड आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि अरे यार ये मुझे नहीं आ रहा। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके सैंपल पेपर सबके आ चुके होंगे, मोस्टली सभी के सैंपल पेपर आ गए हैं। आप सैंपल पेपर उठा के देखना और उन सैंपल पेपर में आप क्वेश्चंस देखना, जो आपके जो हमने अभी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो की है, आप वहां से क्वेश्चंस देखना। आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे कि अच्छा इसका आंसर मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगी। मैं क्या बोलूं, हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि आज ये होमवर्क दे रही हूँ, मैं छोटा सा आपको होमवर्क दे रही हूँ। जो भी जिस भी बोर्ड का है, अपने बोर्ड का सैंपल पेपर एक बार गूगल पे सर्च करके निकालना और वहां पे जो आपका राइटिंग सेक्शन वाला जो लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेचर वाले पार्ट में आप अपने क्वेश्चंस देखना। आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मुझे इतना तो पता है कि इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। और आप 101% मैं ये कह सकती हूँ कि आप उस क्वेश्चन की कम से कम 4 से 5 लाइनें लिख ही लोगे। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है, आप ये जरूर करके आना। क्योंकि जब मैंने देखा ना सैंपल पेपर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ये सारे क्वेश्चन बच्चों को इस तरीके से लिखना सिखा दिए हैं, तो अब क्वेश्चन देख के ऐसा नया नहीं लगेगा। लेकिन ये सब किसके लिए होगा, जो भी बच्चों ने वो सारी क्लासेस ली हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स, जिस बच्चे ने वो सारी चीजें की हैं उनको ये जरूर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज से हमारा पोयम वाला यानी पोएटिक डिवाइस वाला सारा प्रॉब्लम। जो भी जिसको भी समझ में नहीं आता है कि मैम इसके क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारी पोम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स डस्ट वैसे हम किसको बोलते हैं, धूल को बोलते हैं, लेकिन यहां पर किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे स्नो के जो कण है, जो स्नोफ्लेक्स हैं, उनके बारे में बात की गई और उसको क्या बोला गया है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ट्री है और उसके नीचे एक मैन बैठा है और इसी के ऊपर हमारी पूरी पोम जो है वो सेट हो रखी है, ठीक है। चैप्टर को हम पॉइंट से कवर करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पोम को देखेंगे कि कौन सी पोम है और उसके बाद की सारी चीजें मैं आपको बताना शुरू करूंगी। तो ये है आपकी पोम डस्ट ऑफ स्नो। एक बार रीड कर लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पर एक मैन है, उसके बारे में बात की गई है कि मैन जो था उसका मूड जो था थोड़ा सा सैड था, वो थोड़ा सा डिप्रेसिव था और उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन सडनली क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा था, जो कि हेमलॉक ट्री जिसको कहा जाता है
एक पॉइजनस ट्री कहा जाता है, एक जहरीला पेड़ कहा जाता है उसको। तो उस ट्री के नीचे वो खड़ा था। जब खड़ा था तो एकदम से क्या हुआ, एक क्रो आया, एक कौवा आया, और कौवा आकर के उसके ऊपर बैठा, ट्री के ऊपर। तो जैसे बैठा तो ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो थोड़े से हिलने लगी। जैसे ही हिली तो उनके ऊपर जो स्नो गिरी हुई थी, वो स्नो जो है किसके ऊपर गिरी, उस मैन के ऊपर गिरी, और उस मैन का सडनली मूड चेंज हो गया। ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जब कभी हम थोड़े से अपसेट से होते हैं, हमारा किसी बात में मन नहीं लगता है, तो एक छोटी सी चीज हो जाती है जो कि नॉर्मल होती है बाकी लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा चेंजिंग वाला काम कर देती है। जैसे आप बैठे हो, आपका मूड खराब है, और एकदम से आपका फ्रेंड आ गया। आपका फ्रेंड नॉर्मली भी आता रहता है, लेकिन उस दिन आ गया और आपने सोचा भी नहीं था कि वो आएगा, और आते ही उसने एक बढ़िया सा जोक सुना दिया, उसने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपका हंसी निकल गई, आपका मूड सडनली चेंज हो गया। तो वो होता है हमारे लिए क्या, एक अलग चेंजिंग वाला टाइम आ जाता है। तो ऐसे ही उस क्रो के द्वारा बैठने पर और वो स्नोफ्लेक्स जो हैं जब उस पोएट के ऊपर आकर गिरती हैं, तब पोएट का मूड जो है सडनली चेंज हो जाता है। और वो पोएट क्या कहता है कि ये इंसिडेंस जो हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पूरा टाइम जो था वो सेव हो गया, जो मैं आगे आने वाले टाइम में उसको क्या कर देता, पूरा रूट कर देता, खराब कर देता। लेकिन वो चीज होने से, वो चेंज होने से मेरा क्या हुआ, मूड जो है वो चेंज हो गया। अब वो अगर सारा टाइम यूं ही अपसेट रहता तो पूरा दिन निकल जाता और पूरा दिन जो था वो वेस्ट हो जाता। लेकिन वो इंसिडेंट्स की वजह से क्या हुआ, उसका मूड चेंज हुआ और उसने फिर आगे का कुछ नया सोचना चाहा जो वो पहले नहीं सोच सकता था। तो यही चीज के ऊपर हमारी ये पोम है। अब पोम है, इसको हमने डिटेल में कर रखा है, जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशंस और ये सब चीजें चाहिए वो लास्ट पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जो आपके नंबर्स में आपके काउंट होती हैं, उन सब चीजों को हम एक रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। तो ये ये जैसे पोम है, ठीक है। अब इस पोम में क्या होता है, पहली चीज पूछी जाती है राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम होता क्या है, पहले आपको वो समझना है। अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत सारी पोम का खुद से ही राइमिंग स्कीम निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, राइमिंग स्कीम सीख रहे हैं। तो उसके लिए छोटी सी चीज हमको समझनी है, ताकि आने वाले आगे के टाइम में आप खुद से कैपेबल हो जाओ कि हाँ, हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से राइमिंग स्कीम्स बनती हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम होता क्या है उसको देखते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है, रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड इन पोर्स एंड पैसेजेस। जो भी राइमिंग स्कीम होती है वो किसी भी लाइन के, किसी भी पैसेज के लास्ट के वर्ड जो होते हैं वहां पर होती है। राइमिंग स्कीम आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे तब आप राइमिंग वर्ड्स बोलते थे, कैट, बैट, मैट, ठीक है। तो पीछे क्या आ रहा है, साउंड आता है सेम वाला। तो ऐसे सेम साउंड जब किसी लाइन के एंड वाले वर्ड्स पर जब होती है, उसको हम क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, लाइन के लास्ट के, सेंटेंस के लास्ट वर्ड में जो वर्ड होता है उस वर्ड के साउंड को सुना जाता है और उसको बाकी की जितनी भी लाइंस होती हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड और उसका भी साउंड। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, लाइन का जो भी लास्ट वर्ड होगा उसका साउंड हमको सुनना है। इट इज डिनोटेड इन द टर्म ऑफ द लेटर्स। ये क्या करते हैं, ये दिखाते हैं, टर्म ये जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी, इनको यूज करते हैं ये, ठीक है। तो इनको यूज किया जाता है। दे रेफर टू सिमिलर साउंडिंग लाइन्स, और ये क्या करते हैं, ये सेम लाइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पोम की 4 लाइनें हैं, ठीक है। अब यहां पर एक साउंड है, यहां पर एक साउंड है, यहां एक साउंड है, यहां एक साउंड है। ये साउंड और ये साउंड मैच कर रहा है और ये साउंड और ये साउंड मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको इनको लेटर्स देना होगा। जैसे आपने यहां पर एक साउंड आया, आपने बोला ए। अब यहां पे डिफरेंट साउंड आया, आपने इसको बोल दिया बी। अब यहां पे फिर से वही पहले वाला ही साउंड आ रहा है, तो आपने दे दिया फिर से इसको ए। यानी ए के साउंड अगर वापस रिपीट हो रहा है तो उसको आपने ए दे दिया। फिर जैसे ही दूसरा साउंड आ रहा है तो उसको आपने बी दे दिया। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब जैसे मान लो यहां पे दे रखा है स्नो और क्रो, ठीक है, स्नो और क्रो, स्नो, क्रो, साउंड सेम आ रहा है, तो यहां से ये और ये सेम हो गए। तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए बी। यानी जब भी लाइन में अगर आपका साउंड चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे साउंड चेंज आ रहा है तो आपने इसको ए दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में चेंज आ रहा है आपने इसको बी दे दिया, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में फिर से चेंज आ रहा है, मतलब इनसे रिलेटेड नहीं है साउंड, तो उसको हमने सी दे दिया। अब क्या हो रहा है,
नेक्स्ट जो फोर्थ लाइन है वहां पे ये वाला साउंड वापस रिपीट हो रहा है तो आप क्या डालेंगे इधर ए, और ये वाला साउंड रिपीट हो रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ डाल देंगे बी, और यहाँ रिपीट हो रहा है तो आप क्या डाल देंगे सी। तो इससे साउंड क्या बन जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे। मतलब आपको साउंड्स देखने हैं, ठीक है। तो ये लेटर्स कैसे डिनोट करते हैं, एबीसी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बोल रहे हैं एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट टू लाइन एंड द लास्ट टू लाइन ऑफ अ स्टैंजा एंड विथ राइमिंग वर्ड्स, देयर राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी। क्या बोल रहे हैं, अगर दो लाइनें, फर्स्ट दो लाइनें, ठीक है, और लास्ट की दो लाइनें स्टैंजा की सेम राइमिंग वर्ड्स होती हैं, 4 लाइनों के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं 2 लाइनें सेम वर्ड्स, फिर 2 लाइनें सेम वर्ड्स, तो सेम सेम है तो हमने यहाँ पे भी ए दिया, और इसी के जैसा सेम साउंड आ रहा है इसको भी हमने ए दिया। अब यहाँ पे साउंड डिफरेंट हुआ तो हमने इसको बी दिया, और इसी के साउंड के जैसा ये वाला साउंड है तो उसको भी हमने बी दे दिया। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए ए बी बी। बताओ बात क्लियर हुई। क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स में आपको साउंड देखना है, जैसा मेरा साउंड होगा उसके अनुसार मुझे नंबर देनी है। अगर मुझे पहला साउंड सिमिलर लग रहा है तो मैंने उसको एक साउंड नया नया लगा ए दिया, फिर दूसरा साउंड अगर सेम है तब तो ए दोगे, अगर सेम नहीं है तो उसको बी नाम दे दोगे। ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम डस्ट ऑफ स्नो जो है उसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं कि वहां पर राइमिंग स्कीम क्या आती है, क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है, प्लस आपसे राइमिंग स्कीम का वर्ड भी पूछा जाता है। तो वो दोनों चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। मैं फिर से पोम पे आ गई हूं। यहां पर आपको ये दे रखी है, अब एक स्टैंजा यहां से लेके यहां तक का होता है, दूसरा स्टैंजा ये रहा। अब स्टैंजा वाइज काम चलता है, जैसे यहां से नया फर्स्ट स्टैंजा यहां है तो यहां से ए बी का चलेगा, फिर जैसे ही दूसरे स्टैंजा पे आएंगे तो फिर से नई तरीके से शुरुआत करेंगे, फिर यहां से फिर से हम ए बी वाला कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट के वर्ड्स को देखना है कि लास्ट के वर्ड्स कैसे हैं। जैसे यहां पे दे रखा है क्रो, क्रो क्रो साउंड अलग है, मी, ये दोनों साउंड डिफरेंट है ना, एक क्रो एक मी, दोनों अलग साउंड आ रहे हैं। जैसे हम कैट बैट मैट, है ना, बग रग ऐसे करके बोलते हैं तो सेम साउंड्स आते हैं। यहाँ पे सेम नहीं है तो ये अलग है, इसको ए दे दो, ये डिफरेंट है तो इसको बी दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड लाइन पे आते हैं। यहां पर क्या है, स्नो क्रो सिमिलर साउंड है, साउंड सिमिलर है, तो ये वाला ए हम फिर से रिपीट कर देंगे। यहां क्या है, ट्री मी ट्री, सेम साउंड आ रहा है ना, मी ट्री, ई लास्ट का ई साउंड सेम आ रहा है तो इसको हम बी दे देंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से सेम अगर हम राइमिंग स्कीम निकाले तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, राइमिंग स्कीम हो जाएगी इसकी ए बी। बताओ ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे राइमिंग स्कीम निकालते हैं, आ गई समझ में। अब आपके साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो ये आ सकता है कि इस राइमिंग स्कीम के साथ आपको वर्ड्स भी बताने हैं, तो वर्ड्स आप क्या बताओगे, ये लोगे, ऐसे लोगे, क्रो स्नो, या इसको कॉमा लगा, हाँ ऐसे लगा देना, क्रो स्नो कॉमा लगा के, फिर दूसरा क्या है, मी ट्री, ठीक है। क्रो एंड स्नो ऐसे लिख देना, क्रो एंड स्नो लिख देना, क्रो एंड स्नो मी एंड ट्री, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको राइमिंग स्कीम देनी है। अब मान लो ये वाला स्टैंजा आता है तो आपको ये करना है, दूसरे वाले स्टैंजा से फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या है, हार्ट, मूड, दोनों डिफरेंट है। पार्ट, हार्ट पार्ट, रूड मूड, सेम आ रहा है, हार्ट पार्ट रूड मूड सेम। चलो तो ये फर्स्ट आया, अब यहां से फिर से शुरू करेंगे नए से, है ना। फिर ऐसे नहीं कि ए बी अब इधर सी देंगे, नहीं, स्टैंजा जैसे ही चेंज हुआ फिर से हम ए से शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ये क्या है डिफरेंट है तो बी। अब मान लो एक तीसरी लाइन आती वो इनसे अलग होती तो हम उसको फिर सी देते, ठीक है। तो ए बी, अब फिर से ये वाला रिपीट हो रहा है, हार्ट पार्ट, तो फिर से इसको ए दे देंगे, और इसके रूट मूड इसको दे देंगे बी, और इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी। अच्छा, एक पोम में एक ही राइमिंग स्कीम चलती है, मतलब एक बार राइमिंग स्कीम आ गई तो पूरी की पूरी पोम में एक सब जगह ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी स्टैंजा में अलग से राइमिंग स्कीम कुछ और हो, ठीक है। तो आपको हर बार ऐसे करके देखना है। अब आपको इसमें पूछा जाए कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो आप क्या डालेंगे, हार्ट
एंड पार्ट, और इसका मूड एंड रूड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइमिंग स्कीम करनी होती है। तो राइमिंग स्कीम का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि स्टैंजा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, प्लस राइमिंग वर्ड्स भी बताओ। तो दोनों आप चीज इस तरह से करेंगे। चले बड़े आगे। तो राइमिंग स्कीम अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया कि अब आप जो भी राइम देखोगे, सॉरी जो भी आप पोम देखोगे तो आपको उसकी राइमिंग स्कीम निकालना आ जाएगी। और हम हर बार हर पोम में इस तरह से राइमिंग स्कीम जरूर पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं अब हमारी मेन स्टोरी पे, जहां पे हम हमारी हमारे पॉइंट्स से हम इस पोम को कवर करेंगे। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोम। ठीक है, पोम के मेन पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज है कि ये किसके बारे में है। इट इज अ विंटर्स डे। ये क्या है, ये सर्दियों के दिनों की बात है। द ट्री टॉप्स वर कवर्ड विथ मासेस ऑफ स्नोफ्लिक्स। जो ट्री टॉप्स है, जो ट्री का जो टॉप है, वहां से लेकर के पूरा कवर था किसके साथ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मासेस मतलब कि मात्रा में क्या था, स्नोफ्लिक्स थे, यानी बर्फ के टुकड़े थे। ठीक है, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े से वो पूरा का पूरा जो ट्री टॉप्स है वो भरा हुआ था। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री। पोएट जो था वो क्या कर रहा था, वॉक करता हुआ एक ट्री के नीचे आके खड़ा हुआ, जो कि क्या था, स्नो कवर्ड ट्री, जो कि स्नो से पूरी तरह से कवर्ड था वो ट्री। और उस ट्री के नीचे आकर के कौन खड़ा हो गया, पोएट खड़ा हो गया। दिस ट्री वॉज अ हैमलॉक ट्री, अ कन्फायर एसोसिएटेड विथ पॉइजनस क्वालिटीज। और ये जो ट्री था वो कौन सा ट्री था, वो हैमलॉक ट्री था। कौन सा ट्री था, हैमलॉक ट्री था। और वो हैमलॉक ट्री जो कि किस तरह से था, शंकुधर। अगर आपने देखे होंगे पहाड़ी इलाकों पे भी जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वहां के सारे ट्रीज यूं होते हैं, जैसे देवदार ट्री है, सब ऐसे होते हैं, शंकु की तरह होते हैं। ठीक है, तो शंकुधर वृक्ष था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्फायर बोलते हैं, उस तरह से था। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब कि संबंध रखता था, कैसे कि किससे संबंध रखता था, इसको बोला जाता था, इस हैमलॉक ट्री को बोला जाता था ये कैसा ट्री है, जहरीला ट्री है। ठीक है, पॉइजनस मतलब कि जहरीला, जहरीला, क्वांटिटी मतलब जहरीली वाली, सॉरी क्वालिटी, जहरीली वाली क्वालिटी, वैसे गुण लेकर के चलता था, ऐसा बोला, जहरीले गुण जो है वो लेके चलता था, ऐसी वाली उसकी क्वालिटी बताई जाती है। तो हैमलॉक ट्री को कैसा बताया जाता है, हैमलॉक ट्री को बताया जाता है एक ऐसा ट्री जो कि एसोसिएटेड विद द पॉइजनस क्वालिटीज, जिसमें हम ये बोला जाता है कि ये किससे संबंध रखता है, एक जहरीली चीजों से संबंध रखता है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हैमलॉक ट्री किस चीज को सिग्निफाई करता है या किस चीज का सिंबॉलिक है, तो वो एक पॉइजनस क्वालिटीज का सिंबॉलिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, अ क्रो अलाइंटेड ऑन द हैमलॉक ट्री सडनली। जो क्रो था वो एकदम से अलाइंटेड, अलाइंटेड मतलब क्या होता है, उतर आना या आकर बैठ जाना। ठीक है, उतरना, आकर के बैठ गया था कहां पर, ऑन द हैमलॉक ट्री सडनली। अचानक एक ट्री पर, हैमलॉक ट्री पर क्रो आकर के बैठ गया। द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो, द मास ऑफ द स्नोफ्लेक्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन द ट्री। सडनली क्या हुआ, इस सडन मूवमेंट में, एक अचानक से ये चीज होने में क्या हुआ, क्रो जो है जैसे ही बैठा तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो स्नोफ्लेक्स हैं, बर्फ के जो टुकड़े हैं, वो स्टार्ट हो गए, क्या, गिरना स्टार्ट हो गए नीचे की तरफ उस ट्री से। ठीक है, तो नीचे जैसे ही क्रो, अब कोई भी क्रो आकर के बैठता है तो उस क्रो पे बैठती है, वो ब्रांचेस जो हैं वो शेकन होने लगती हैं। तो जैसे ही शेकन होती हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जो भी चीजें जो ऊपर से छटकी हुई होती हैं वो सारी आके गिर जाती हैं। हम भी ऐसे करते हैं ना, जैसे हम ले लेते हैं, ब्रश ले लेते हैं, और ब्रश को लेकर के जब हम उसको लगाते हैं तो लगाते समय क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ड्रैप कर देते हैं कि चलो छोड़ो, इसमें से जितना एक्स्ट्रा है उसको हटाओ। तो जब हम ऐसे हटाते हैं तो क्या होता है, जैसे इसके ऊपर टच करते हैं तो वो एक्स्ट्रा हट जाता है। तो सेम ऐसे ही क्रो जैसे ही आकर उसके ऊपर बैठा तो जो भी उसके ऊपर था वो कण जो थे स्नो के, वो आकर के गिरे। क्या हुआ आगे देखो। द स्नोफ्लेक्स फेल डाउन अपॉन द पोएट हु वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। जो स्नोफ्लेक्स थे वो नीचे गिरने लगे, और वो किसके ऊपर गिरे, उस पोएट के ऊपर गिरे, जो कि कौन थे, वो आकर के अंडर द ट्री के नीचे जो खड़ा था उसके ऊपर आकर के वो स्नोफ्लेक्स गिरे। तो यहाँ पे पोएट कौन है, हमारे पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है,
उनके बारे में बात की जा रही है। द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स वॉज सो लाइट एंड फाइन दैट इट लुक्ड लाइक द डस्ट ऑफ व्हाइट स्नो। और ये जो मास ऑफ स्नोफ्लेक्स यानी ये जो स्नोफ्लेक्स की जो मात्रा जो थी ये बहुत ही लाइट है ना, बहुत ही लाइट, यानी कि ऐसा लाइट वो लाइट नहीं, बहुत ही हल्की, एंड फाइन बिल्कुल पतली पतली बिल्कुल फाइन फाइन थी, एंड इट लुक लाइक, और ये कैसे दिख रही थी, ऐसी दिख रही थी मान लो डस्ट ऑफ व्हाइट स्नो, मतलब पूरी तरह क्या है जैसे डस्ट होती है हमारे घर में टेबल पर, अगर हम थोड़े दिन कपड़ा ना मारे तो उस पर एक पतली पतली सी हल्की हल्की सी मिट्टी की पूरी एक परत बच जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट, की कितना डस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो सेम ऐसे ही उस स्नो का पतला पतला फाइन बिल्कुल लाइट एक परत बनी हुई थी, जिसको उन्होंने क्या बोला, डस्ट ऑफ व्हाइट स्नो। ठीक है, तो इसी का ही नाम, इसी के ऊपर ही इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो जो है इस पोम का इन्होंने टाइटल रखा है। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी जो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे ही वो क्रो बैठा उस ट्री पे और वहां से स्नोफ्लेक्स जो हैं उस पोएट के ऊपर गिरने लगी। द सडन मूवमेंट एंड अराइवल ऑफ द क्रो एंड द फॉलिंग ऑफ द फ्लेक्स ऑफ स्नो लुक लाइक जस्ट ऑर्डिनरी हैपनिंग्स। जब सडनली ये मूवमेंट हुआ और अराइवल ऑफ द क्रो, जब वो क्रो आया और उसने उसके साथ ये एकदम से ये जो मूवमेंट्स हुए, एंड द फॉलिंग ऑफ द फ्लेक्स, और जो फ्लिक्स थी स्नो की वो जब गिरने लगी तो ये कैसे दिख रही थी, ये लुक लाइक जस्ट ऑर्डिनरी हैपनिंग्स, ये सब कुछ एक सामान्यतः जैसे होता है उसी तरह लग रही थी। ऑर्डिनरी मीन्स सामान्यतः, सामान्यतः जो होता है उसी के जैसा लग रहा था, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लग रहा था कि हाँ अरे यार स्नोफ्लेक्स गिरी है, वो बहुत नॉर्मल चीज थी। बट ये चीज थोड़ी सी अलग थी, किसके लिए, पोएट के लिए। बट द फॉलिंग ऑफ द फाइन स्नोफ्लेक्स ऑन द पोएट लीव्स अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन हिम। लेकिन ये जो फॉलिंग हुए थे, जो स्नोफ्लेक्स जो हुए थे, ये फाइन स्नोफ्लेक्स जो हैं जो पोएट के ऊपर गिरे थे, उसने उसको क्या दिया, लीव्स अ ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब कि अद्भुत, बिल्कुल एक अलग सा एक उसको एक्सपीरियंस दिया था, एक अलग सा इफेक्ट उसको मिला था और उसके ऊपर वो एक अलग तरीके से काम किया था। अदरवाइज वो वैसे नॉर्मल चलता रहता, उसके ऊपर कितनी स्नो गिरती होगी, वो बहुत नॉर्मल चीज थी। बट उस टाइम वो बहुत ज्यादा सैड था और एकदम से क्रो ने वो जो हिला वो ट्री और उसमें से जो स्नो गिरी तो उसके ऊपर एकदम से गिरी, तो उसका एक मूड एक सडनली चेंज हो गया। तो वो बहुत ही अद्भुत था, ट्रेमेंडस था। बिफोर दिस द पोएट वॉज इन अ ग्लूमी और डिस्पेयरिंग मूड। बिफोर दिस, इससे पहले जो था, जो पोएट था वो कैसा था, बहुत ज्यादा ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है निराशाजनक था, मतलब उसको बहुत ज्यादा अपसेट सा था। एंड डिस्पेयरिंग मूड, और कैसा था, बहुत ही निराशाजनक वाले मनोदशा में था, उस टाइप के मूड में था जब वो खड़ा था। ठीक है, जब स्टैंडिंग था अंडर द ट्री तब वो थोड़ा सा अपसेट था। बट अब जैसे ही उसके साथ ये चीज हुई कि स्नोफ्लेक्स आकर के उसके ऊपर गिरी तो वो इसका मूड जो था सडनली चेंज हो गया। However, this simple beautiful act of the nature has a very comforting effect on him. हालांकि, however means होता है हालांकि, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल ब्यूटीफुल एक्ट था जो कि नेचर की तरफ से होता है, एंड हैज अ वेरी कंफर्टिंग इफेक्ट ऑन हिम। बट उसने उसके ऊपर बहुत ही एक आराम देने वाला एक इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ा था, बहुत ही अलग तरीके का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था इस चीज का उस पोएट के ऊपर। The fall of snow over him changes his mood and mental state. और ये जो फॉल हुए थे जो स्नो, वो उसके लिए क्या हो गए, एकदम उसका उसने चेंज कर दिया, क्या, उसका मूड और उसका जो मेंटल स्टेट, जो उसकी मानसिक संतुलन था, जो उसकी मानसिक स्थिति थी, उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो मेंटल स्टेट का मतलब होता है मानसिक स्थिति। मैं पता है ये लाइन्स टू लाइन्स क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ। पूछो क्या पूछोगे, मैं बताती हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स पढ़ोगे ना, ये आपको अभी आगे काम आएंगे, आप इसका मैजिक देखोगे। ठीक है, इट ग्लैंडन्स हिज हार्ट, और इसने क्या कर दिया, उसको इसके दिल को खुश कर दिया, मतलब पोएट को इन सारी चीजों ने क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो ग्लैंडन्स मीन्स खुश, प्रसन्न होना या खुश होना। बिफोर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से पहले क्या था, द पर्टिकुलर डे वॉज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम। इस इंसिडेंट से पहले क्या हुआ था, उसका जो दिन था वो नॉर्मल दिनों से थोड़ा सा बेकार था, मतलब अच्छा नहीं था और ज्यादा बढ़िया से नहीं जा रहा था। He had decided in his mind that way would go waste. और उसने सोचा था और वो डिसाइड कर चुका था कि आज का तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया है और अब मैं कुछ नहीं करने वाला, पूरा दिन मेरा वेस्ट होने वाला है। बट ये चीज इस इंसिडेंट से पहले हो रही थी, यानी इस इंसिडेंट से पहले वो बहुत ज्यादा अपसेट था।
तो उसने डिसाइड कर लिया था कि आज का मेरा जो ये पूरा दिन है वो कैसा जाने वाला है, वेस्ट जाने वाला है और मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 17, however the fall of snowy flakes on him makes him realize that the whole day has not been wasted। हालांकि ये जब स्नो जो है, स्नोफ्लिक्स जो है जब उसके ऊपर आई तब उसको रियलाइज हुआ कि दैट द होल डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। तब उसको याद ध्यान आया कि मेरा जो पूरा दिन है अब वेस्ट नहीं जाएगा, जिसको मैं थोड़ी देर पहले जो था यही समझ रहा था कि आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, मेरा कोई काम नहीं बना है, आज मैं पूरा दिन कैसे रहने वाला हूँ, बहुत ज्यादा अपसेट रहने वाला हूँ और कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से वो पहले सोच रहा था, लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया कि नहीं, आज का मेरा दिन जो है अब इतना वेस्ट नहीं जाएगा जो मैं सोच रहा था। एट लीस्ट दिस पार्ट ऑफ द डे व्हेन ही इज एंजॉयिंग द स्नोफ्लेक्स हैज बीन सेव्ड। और ये जो पार्ट था इस दिन का, जो ये जो पार्ट हुआ था, जो उसके साथ एकदम से चीजें हुई थी, इसको वो क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, वो स्नोफ्लेक्स को वो एंजॉय कर रहा था। और जिसने उसको क्या किया, जिसने उसको सेव किया, जिसने उसको सेव किया था, वो सारी चीजें वो एंजॉय करता। क्योंकि अगर मान लो वो इंसिडेंस नहीं होता, वो पूरा टाइम अपसेट रहता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे होगा कैसे होगा, और इसी सब चीजों में वो पूरा दिन क्या कर देता, वेस्ट कर देता। लेकिन उसने ये चीज होने से उसको क्या लगा कि स्नोफ्लेक्स ने मेरा क्या किया है, मेरा डे जो है वो सेव कर दिया है। एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैज बीन प्लेजेंट। अब उसको ऐसा लगा कि हाँ, दिन में कुछ तो ऐसा हुआ जो अच्छा था। हम पूरा दिन चलते हैं ना, पूरा दिन हम काम करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन बेकार जाता है, लेकिन उस दिन में से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ करना है। तो यही चीज पोएट के साथ हुई कि पूरे दिन में से वो वाला पार्ट जो था वो उसके लिए बहुत ही प्लेजेंट था, यानी कि सुहावना था, अच्छा था, जिसमें उसका मन खुश हो रहा था। If he had not experienced such a pleasant experience, he would have regretted at the wastage of the whole day। अगर वो क्या नहीं करता, अगर वो इसको एक्सपीरियंस नहीं करता, इसको क्या बोलते हैं, फील नहीं करता, इस चीज का अनुभव नहीं करता, इस प्लेजेंट, इस सुहावने एक्सपीरियंस को अगर वो फील नहीं करता, he would have regretted, तो वो क्या करता, वो रिग्रेट करता एट द लास्ट वेस्ट ऑफ द होल डे। फिर वो पूरे दिन का, कि उसने पूरे दिन को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, और इस चीज का वो क्या करता, रिग्रेट करता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसको समझ में आई कि ये जो चीज हुआ, ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ट्रिमेंडस था, और इसकी वजह से मैंने अपना पूरा दिन जो है सेव कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोम को हमने किससे कंप्लीट किया है, पॉइंट्स के थ्रू कंप्लीट किया है। अब पॉइंट्स के थ्रू कंप्लीट करने का पता है क्या काम है, इससे आपको बहुत, जो मैंने कहा था ना, आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, वो है आपका सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, सेंट्रल आइडिया। आप इसको सेंट्रल आइडिया में भी लिख सकते हो, इन पॉइंट्स को बना बना के, जो आप अभी देखोगे भी। साथ ही साथ इस सेंट्रल आइडिया के साथ साथ आप अगर इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन के रूप में भी अगर आप इसको देखो तो भी आप इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई हार्ड चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत सिंपल सिंपल लाइंस और सिंपल सिंपल वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको एक्सप्लेन में भी यूज कर सकते हो, आप इसको सेंट्रल आइडिया में भी यूज कर सकते हो, आप इनको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां से स्टार्ट होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, जो कि आपका 3 या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 3, 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें, यूपी बोर्ड में तो सेंट्रल आइडिया पूछा ही जाता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल आइडिया पे। तो सेंट्रल आइडिया के लिए आपको सेंट्रल आइडिया में उस चैप्टर में क्या हुआ है, आपने क्या समझा है, वो सारी चीजें डालनी होती है। क्योंकि सेंट्रल आइडिया देखो, लिखते समय हमको समझ में आना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो सेंट्रल आइडिया में आप आइडिया लिखते हो कि आपको यहां से क्या सीखने को मिला और पोएट ने इसमें क्या फील किया है, वो दोनों चीजें आपको लिखनी होती हैं। शुरू करते हैं। ये पोम, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंट्रल आइडिया कहां से ली गई है वो लिखोगे, साथ ही साथ उसके पोएट कौन है वो भी लिखोगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया में आप 2 पॉइंट डाल दो। पहले तो पोम का नाम लिखना है, सेकंड पोएट्स नेम लिखना है। ठीक है, थर्ड क्या लिखना है, आपको यहां से क्या मैसेज मिला है वो लिख सकते हो, या आइडिया, जिसको आप सिंपल आइडिया ही लिख दो, आइडिया क्या मिला है वो लिख सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बीच का जो भी हुआ है उसके बारे में लिख दोगे। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, 2 लाइनों में हमने इस पोम के पोएट और पोम का नाम लिख दिया। द पोम इज सेट ऑन अ विंटरी डे, विंटर का डे था उस टाइम की ये पोम है।
इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट, अब अगर आपका स्टैंजा वाइज अगर आप लिखना चाहते हो तो स्टैंजा वाइज डाल के मेंशन करके लिख देना। बट अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको स्टैंजा वाइज याद नहीं रहता, ये तो छोटी सी पोम है इसलिए याद है, आगे वाली जो पोम्स होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी तो हमको याद थोड़ी रहेगा, तो आप नहीं याद रहता है तो आप ऐसे मत लिखना, सिंपल लिख देना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट जो है वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग, कि एक सिंपल चीजें जो नेचुरल होती हैं, जो प्राकृतिक नॉर्मल चीजें होती हैं उनके साथ। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको बहुत सारे बच्चे हंसते हुए मिलते हैं, हमको नॉर्मल लगता है कि अरे हाँ हंस तो रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। या मेरे साथ बताती हूँ, कल 2 दिन पहले की बात है, मैं गुरुद्वारे गई थी तो वहाँ पे भजन वजन चल रहे थे, तो सब लेडीज डांस कर रही थी, सब लेडीज डांस करके बैठ गई। एक लेडी बहुत मतलब एजेड थी और जब वो डांस कर रही थी वो इतना प्यारा डांस कर रही थी, मतलब वो अपने में ही खोई हुई थी और बहुत अलग तरीके से वो डांस कर रही थी, मतलब बिल्कुल प्योर डांस कर रही थी वो। और उसको देख करके सारी लेडीज जो है उनका फोकस उसके ऊपर चला गया और सब लोग सिर्फ उनको ही देख रही थी। और मैं तो बिल्कुल ऐसे खुश होकर ऐसे स्माइल करते हुए उसको देख रही थी, वरना हमको डांस करते बहुत से लोग दिख जाते हैं और हमको भी लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पर उस लेडी का जो डांस था वो मेरे लिए बहुत अलग था, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा था उससे। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको कई चीज़ें ऐसी होती है जो नेचुरल हैपनिंग होती हैं, लेकिन जब आप किसी अलग सिचुएशन में होते हो और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम करती हैं, तो वही चीज़ हो रही थी। दो पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं क्या, एक सिंपल नेचुरल हैपनिंग जो कि नॉर्मल एक चीज़ होती है उसको दिखाए हैं। द स्नो इज फॉलिंग हैविली, स्नो जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। द स्नोई फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज, जो स्नो फ्लेक्स थी उन्होंने कवर कर रखा था किसको, द टॉप ऑफ द ट्रीज को, या ट्री टॉप्स भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख सकते हो। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और पोएट जो था वो कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। द मूवमेंट एंड अलाइंटिंग ऑन ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री मेक द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन दैट पोएट। जो मूवमेंट था, जो उस टाइम जो चीज हुई थी वो क्या हुआ था कि एक अलाइंटिंग यानी कि उतरा कौन, एक क्रो जो है उस ट्री पर उतरा और उसके उतरने से क्या हुआ, जो डस्ट की जो स्नो थी वो नीचे पोएट के ऊपर गिरने लगी। द क्रो, जो क्रो है उसको सिंबल किया जाता है, मतलब प्रतीक बताया जाता है किसका, कि वो प्रतीक है किसका, इल ओमेन। इल ओमेन मतलब होता है अपशगुन का ना, अपशगुन। जब क्रो होता है, काऊ काऊ करता है या कोई चीज होती है तो हम उसको थोड़ा अपशकुन टाइप का मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉइजनस ट्री बोलते हैं। पॉइजनस के लिए क्या आ जाता है, हेमलॉक ट्री जो है उसको एसोसिएट किया जाता है, संबंध किया जाता है विद पर्सन, एक पर्सन के साथ संबंध किया जा रहा है जो कि क्या है, आर नॉट ऑस्पिशियस थिंग्स। ऑस्पिशियस थिंग मतलब कि पवित्र, है ना, पवित्र चीजों के साथ नहीं है, इस तरह से कहा जाता है, मतलब उसको पॉइजनस में लिया जाता है। बट यहां पर क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है, हम क्रो के लिए क्या कहते हैं, क्रो के लिए हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा अपशगुन टाइप का हम मानते हैं उसको, और ऐसी हेमलॉक ट्री को हम क्या बोलते हैं, एक पॉइजनस ट्री कहते हैं। बट ये दोनों ही नेगेटिव चीजें पोएट के लिए क्या बनी थी, पॉजिटिव चीजें बनी थी ना, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव चीजें उस पोएट को बहुत अच्छा फील देती हैं। जब वो नीचे खड़ा होता है, क्रो आता है और जो ब्रांचेस हिलती हैं उसकी वजह से स्नोफ्लक्स जो है उसके ऊपर गिरते हैं, तो हेमलॉक ट्री जो था, जो हमेशा कहा जाता है कि एक जहर फैलाने वाला काम करता है, लेकिन वहां पर वो क्या काम कर रहा था, वहां पर वो उसको खुशियां दी थी, उस पोएट को उसने खुशियां दी थी। तो इस वजह से दोनों चीजें चेंज थी। तो क्या है, हाउएवर, हालांकि इन द सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया है, द फॉलिंग ऑफ स्नोई फ्लेक्स एंड द सीन लीव अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द मेंटल स्टेट एंड मूड ऑफ द पोएट। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा कि हम सेंट्रल आइडिया में एग्जैक्टली क्या लिखें, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है क्या क्या लिखें क्या क्या नहीं लिखें। तो मैं आपको एक बार फिर से पीछे से बता देती हूँ, क्योंकि मेन आपको लिखना है, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, आपको समझना है कि मुझे क्या क्या लिखना है। तो पहली चीज तो आप क्या लिखोगे, पोम और पोएट का नेम लिखना, यहीं से ही शुरू करना। तो एक चीज तो हो गई कि आपको पोम और पोएट का नाम लिखना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको उस पोम से रिलेटेड 2-3 लाइनें लिखनी है कि क्या क्या बोला गया है। तो आप पहली बात तो वो बोल सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको क्या मैसेज मिला है डायरेक्ट वहां से शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे क्या बताया है कि भाई सिंपल डिस्क्राइब किया गया है नेचुरल हैपनिंग्स को, तो एक ये पॉइंट आप डाल देना, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे, ये मत लिखना भले, ये छोड़ देना और ये भी छोड़ देना, सीधा यहां से लिख सकते हो
द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, जो मेन लाइन है जहां से आपको लेनी है ये ले लेना। फिर क्या लिखना, फिर ये लाइन अच्छी है, ठीक है, ये लिख के इसके बाद ये वाली लाइन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमको मैसेज मिल रहा है कि जो सिंबल माना जाता है अपशकुन का, और जो उसको माना जाता है कि एक पवित्र चीज नहीं होती है हेमलॉक ट्री लोगों के लिए, उस चीज ने क्या कर दिया, उस स्नोई फ्लेक्स ने जो है सीन चेंज कर दिया, एक ट्रिमेंडस इफेक्ट दिया किसको, पोएट को, उसकी मेंटल स्टेट को और उसके मूड को। तो ये चीज आप यहां से लेकर के पूरा एक मैसेज के रूप में आप लिख सकते हो। प्लस आपसे अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से इससे आपको क्या मैसेज मिलता है, वो मैसेज में भी आप ये लिख सकते हो, क्या आइडिया मिलता है वो भी आप लिख सकते हो, आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला उसमें भी आप ये पूरा का पूरा आंसर जो है अपनी तरीके से लिख सकते हो कि भाई जिस चीज को हम अपशकुन और दूसरों के लिए गलत मानते हैं, उसी चीज ने क्या किया, उसी चीज ने पोएट का जो है मेंटल स्टेट चेंज कर दिया, उसका मूड चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक ट्रिमेंडस, एक अद्भुत इफेक्ट मिला था किसका, उसकी मेंटल स्टेट पर भी और उसके मूड पर भी। So far the day has been quite gloomy and a wastage for him। पहले क्या हो रहा था कि उसका जो डे था वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था और पूरा वेस्टेज था उसके लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही चीज उसके लिए आगे जाके चेंज हुई। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग्स जो है सडनली ब्रिंग अ डिजायर चेंजेस इन हिज मूड एंड इट ग्लैंडन्स हिज हार्ट, और उसके हार्ट को क्या कर दिया, उसने खुश कर दिया। तो आप ग्लैंडन्स नहीं समझ में आ रहा तो हैपन्स लिख दो, मतलब हैप्पीली लिख दो, कुछ अलग वर्ड डाल करके आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर को लिख सकते हो। ही रियलाइजेस, उसको रियलाइज हुआ दैट द फॉलोइंग ऑफ स्नोई फ्लेक्स ऑन हिम हैज सेव्ड द डे। उसको रियलाइज हुआ कि स्नोई फ्लेक्स ने मेरा क्या करा है, मेरे पूरे दिन को सेव किया है। Now he has no regret as a whole day of the day has not gone waste। अब उसको रिग्रेट नहीं था कि मैंने अपना पूरा दिन जो है वेस्ट करने जा रहा था, लेकिन वो वेस्ट अब नहीं होगा, इस चीज का वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा, ये चीज हो गई। The movement of the snowfall and their effects have saved the day। इस मूवमेंट ने उसका पूरा दिन जो है सेव कर दिया। They have brought a change in his mood and gladness of uplift his spirits। और उसके इस चेंजेस ने क्या ला दिया, उसके मूड में खुशियां, और उसका जो उसकी आत्मा जो है वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई कि हाँ अब मुझे जो है आगे और कुछ करना है। उसके अंदर की जो रूह है वो जानने लगी, प्रसन्न होने लगी, और फिर वो थोड़ा सा आशावादी हो गया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये चीजें आगे हम और अच्छा करेंगे। इस तरह से उसके साथ ये सारी चीजें होने लगी। तो यहाँ से सेंट्रल आइडिया से आप मेन पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हो। जैसे मैंने पहला पॉइंट जो बोला वो जरूर लिख देना कि उसके साथ ये हुआ। और सेकंड में अगर सेकंड पॉइंट, अगर मैं स्टैंजा से सेकंड पॉइंट निकालने के लिए बोलूँ तो आप यहाँ पर ये वाला लिख देना, हाँ यहाँ से लिख देना, But this ordinary natural happenings is desired change in his mood and he glances his heart and he realized that the following a snowflakes on him he saved the day। ठीक है, यहाँ तक का आप और 3-4 लाइनें सेकंड स्टैंजा से निकाल के लिख सकते हो। बाकी आप ये लिखो तो ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास होना चाहिए मटेरियल, ताकि हम जितना याद करें उसका 50% तो हमको समझ में आए कि हाँ भाई यही हमको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मैं जो बात कर रही थी, जो पॉइंट्स, उन पॉइंट से आप इस पूरे सेंट्रल आइडिया को बना सकते हो। अगर आप पॉइंट्स पे नजर मारोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आप ऐसे करके इन पॉइंट से भी अपने सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो। तो अगर आप सेंट्रल आइडिया प्रॉपर यहां से नहीं पढ़ रहे हो या नहीं समझ रहा, तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू भी अपना सेंट्रल आइडिया खुद से फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपको एक और चीज बता दी कि आप सेंट्रल आइडिया ऐसे लिख लेना। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो क्या है, वो है हमारा एक्सट्रैक्ट। कि एक्सट्रैक्ट आता है, और एक्सट्रैक्ट कैसे आता है। एक्सट्रैक्ट आपको कोई भी पोम का स्टैंजा दे देंगे और उस स्टैंजा से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है वो पूछा जा सकता है एमसीक्यूज बेस्ड पर। ठीक है, जैसे कि यूपी में शायद वो एमसीक्यूज बेस्ड पूछा जाता है, बट राजस्थान बोर्ड में वहां पर आंसर के फॉर्म में, मतलब आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर करके लिखना होता है। तो दोनों तरह से मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या देखो, क्या दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट लिख देना, एक्सट्रैक्ट्स मत लिखना, बहुत सारे नहीं, हमने तो एक ही एक्सट्रैक्ट लिया है। मैं हर पोम में ऐसे ही एक एक्सट्रैक्ट लेकर के आपको जरूर बताऊंगी कि आपको कैसे उनके क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। ये तो बहुत सिंपल पोम है, तो यहाँ से सिंपल ही निकलेंगे। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा, तब हम उसमें क्वेश्चंस और ऐड करते जाएंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री।
तो ये हमने पढ़ रखा है। अब पहली चीज क्या आ सकती है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम का आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइमिंग वर्ड्स का आ सकता है। तीसरा आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब पहले हम नजर मार लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ था, ठीक है। दूसरा है व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोएट, उसने क्या शेक किया पोएट के ऊपर। व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, पोएट का स्टेट ऑफ माइंड मतलब किस तरह का उसका माइंड था, उसकी स्थिति कैसी थी, स्टेट मतलब उसकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो उसकी स्थिति बतानी, तो फटाफट फटाफट अपने आंसर आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पूछा है वेयर वॉज द क्रो, तो क्रो कहाँ था, क्रो था ट्री पर, राइट। तो क्या लिखोगे, द क्रो वॉज ऑन अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। क्रो कहाँ था, हेमलॉक ट्री पर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोएट, उसने क्या शेक किया था पोएट के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो किया था, स्नोफ्लेक्स बोल सकते हो, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ऐसा मत सोचना कि वन लाइन के आंसर है यहाँ, चलो ठीक है तो लिख लेंगे। ये तो पोम ऐसी है, छोटी सी है, इस वजह से आपको आंसर ऐसे मिलेंगे। अभी बड़ी बड़ी आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे आंसर आपको खुद से ओन बना के लिखने होंगे। व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, पोएट का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, वो थोड़ा सैड था, है ना, डिप्रेसिव था, और क्या था, होपलेस था, है ना, और क्या लिख सकते हो, डिसहार्टेड था, मतलब ऐसे मन से बना बना के लिख देना, 2-3 नाम लिख देना। तो इसका यहाँ पे आंसर्स डाल देते हैं, ये भी आंसर्स, ये भी आंसर्स। क्या लिखोगे, द पोएट इज सैड, ठीक है, डिप्रेसिव और एंड होपलेस मूड, ठीक है, इतना लिख देना। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें और किस किस एमसीक्यूज बेस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रो सिंबॉलिक ऑफ, क्रो को सिंबॉलिक किया गया है, मतलब किस तरह से उसको किया गया है। तो देखो भाई, वैसे तो उसको इल ओमेन यानी कि अपशगुन में बोला जाता है, लेकिन यहां पर उसको कैसे सिंबॉलिक किया गया है, उसके लिए आपको ऑप्शन पे नजर मारनी है। तो क्या वो सैडनेस दे रहा था, एंगर था, जॉय था, या अगलीनेस था। तो यहाँ पर क्रो जो है वो कैसा सिंबॉलिक हुआ है, खुशी वाला हुआ है ना, क्योंकि उसने उसको खुशी दी पोएट को। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर आके गिरे तो उससे उसको खुशी मिली, तो क्रो एक खुशी वाला चीज उसके लिए हुआ। तो सैडनेस तो होगा नहीं, ठीक है। एंगर, गुस्सा भी नहीं आया, ऐसा नहीं हो गया जैसे उसके डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो वो गुस्सा हो गया पोएट, उसने बोला अरे क्या है यार, ये कौन है, कुआ क्या हुआ कि जिसने मेरे ऊपर ये सारी चीजें की हैं। तो एंगर, गुस्सा तो था ही नहीं। जॉय, खुशी जरूर थी, ना ही अगलीनेस यानी कि गंदगी वाली चीजें या बुरी चीज जो है वैसा दिखा रहा हो, वैसा भी नहीं था। तो जॉय यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे एमसीक्यूज बेस भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। What does the hemlock tree signify? Hemlock tree जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को बताता है, किस चीज को दिखाता है। सबसे पहला दे रखा है यूथफुलनेस एंड जॉय। हेमलॉक ट्री जो है वो क्या दिखा रहा था, हेमलॉक ट्री क्या जवानी दिखा रहा है, खुशियां दिखा रहा है, ऐसा बोला जाता है नहीं। उसको सिग्निफाई, उसको बताया जाता था कैसा, कि ये एक पॉइजनस ट्री टाइप का है जिसमें नेगेटिव चीजें होती है। तो भाई ये तो जॉय आ गया, तो जॉय से तो क्या हो गया, खुशी आ गई, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हेट्रेड एंड एंगर, तो इससे गुस्सा आता है या इससे नफरत की जाती है, तो मे भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। माइंडफुलनेस एंड अटेंटिवनेस, माइंडफुलनेस यानी कि सचेत होना, ठीक है, जैसे एक अचेतन होता है, एक सचेतन अवस्था, यानी मन में क्या विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं, हमको पूरा अच्छे से पता होता है, हमारा सारी चीजों पे कंट्रोल होता है।
तो ऐसा था, अटेंटिव टाइप का था नहीं। हेमलॉक ट्री जो है वो सिग्निफाई करता है डेथ एंड फियर को, यानी कि जब कोई चीज खत्म होने के कगार पर होती है उस चीज को फील करवाता है। तो हेट्रेड एंड एंगर भी नहीं है, क्योंकि गुस्से वाली चीज तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रही थी ना। हम ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि हेमलॉक ट्री को गुस्सा आ रहा था या उसको देखते हमको गुस्सा आ जाता है, वैसी चीजें नहीं थी। वहां पे हमको डर, डेथ, मरने का, आगे जीवन में क्या होगा उस चीज से जब हम बिल्कुल हमको पता नहीं होता उसके लिए होता है। तो डी इज द राइट आंसर होगा, ना कि बाकी चीजें। ठीक है, तो डी सही है, बाकी सब रॉन्ग है। क्लियर? तो ऐसे एमसीक्यूज बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आपको खुद को, अब जैसे को यहाँ पे आपको खुद को माइंड लगाना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जहां पर आपको खुद को सोचना पड़ेगा और इसमें यहाँ क्या आंसर लगाए वो चीजें आ सकती हैं। तो इस तरह से आपका ये पोम सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, जहां पर हमने कौन सी पोम कंप्लीट की, डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको काम यही करना है, जितनी भी पोम है उन सभी को इसी तरीके से करना है, उसके सारे क्वेश्चन अब आपको जरूर देखने हैं। प्लस आप अपना मॉडल पेपर जो है वो भी आप अपने पास लिख के रख लो कि भाई कैसे, या फिर डाउनलोड करके रख लो कि या प्रिंट आउट करवा के रख लो। वहां पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपको वैसी स्टडी नहीं करनी है कि पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना है कि मेरे पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। पता चला आप तो पोम अच्छे से कर रहे हो, उसके सारे जो पीछे की बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आप वो सारे कर रहे हो, सबके आंसर्स याद समझ के लिख रहे हो, और पता चल रहा है कि एग्जाम में तो भैया एक्सट्रैक्ट आता है, उसमें भी एमसीक्यूज पे 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी करनी है। तो अब वो चीज मत करो कि बस चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जिसका भी पोम जैसा जैसा है आप उस तरीके से अपनी तैयारी करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट पोम में, जहां पर हम नेक्स्ट फायर एंड आइस जो है वो पोम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।